इस गणित के पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या क्या है। तो कैसे बताएंगे इसको, बताइए। देखिए पहले 56 है और 42 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 56 में से 42 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? ताकि हमें पता चले कि इसका अंतर कितना है। तो देखिए 14 का अंतर है। फिर हम देखेंगे इसके बीच कितने का अंतर है। तो यहाँ पहले 42 है, फिर 30 है, तो यहाँ घटा के देखा तो यहाँ 12 का अंतर है। तो हमने पाया पहले 14 का अंतर, फिर 12 का अंतर। तो अब अगली बार कितने का अंतर होना चाहिए? 10 का। तो हम क्या करेंगे, ये 30 के बाद 10 कम कर दो। 30 में से 10 20। अगर यहाँ पे 20 होगा तो इसके बाद 10 का अंतर था, तो इसके बाद 8 का अंतर। तो देखो 20 में से 12 घटाओ तो 8 आ रहा है। देखो फिर 12 के 8 के बाद 6 का अंतर होगा, तो 12 में से 6 घटाओ तो 6 ही बचेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर। तो देखो छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या का अंतर है। छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या कैसे बताओगे आप लोग? 1 3 बार 0। हाँ देखो हम क्या करते हैं, 0 0 0 3 बार लिखेंगे, पीछे 1 लिख देंगे। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बता रहा है। तो क्या कैसे ज्ञात करते हैं? 5 5 9। 5 9 लिखते हैं। तो 4 5, ये समझ रही हैं सब बच्चे? इसमें अंतर योग बताना है तो जोड़ना है, अंतर पूछा गया तो अंतर का मतलब होता है घटाना। आप लोगों को घटाना आता है सबको? तो ये 98,999 1/4 27%, 2/7 0.235 तथा 6/25 को बढ़ते क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। देखिए ये चक्राने के लिए इन्होंने कैसे प्रश्न किया, कुछ भिन्न में दे दिए, कुछ प्रतिशत में दे दिए और कुछ दशमलव में। क्योंकि हमें पता है हम भिन्न को दशमलव में भी बदल सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत को भी हम भिन्न में भी बदल सकते हैं और दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो आप ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आसान, मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या अच्छा लगेगा? भिन्न अच्छी लगेगी या दशमलव अच्छा लगेगा या प्रतिशत अच्छा लगेगा? प्रतिशत। तो ठीक, 4 को प्रतिशत में बदलते हैं। 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? गुणा 100 करेंगे। जो नीचे वाला 100 है ये कहाँ चला जाता है? प्रतिशत में। अब यहाँ 4 एकम 4 और यहाँ देखो 4 4 5 20 यानी 25%। ठीक है जी सर। वैसे हम 1/4 का मतलब 25%। वैसे ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। 1/4 का मतलब 1 रुपए का चौथा हिस्सा, तो 25 पैसे होता है। तो 25 पैसे को ही 25% कहते हैं और दशमलव में 0.25 इसका मान होता है। जी जैसे 1/2 आधा होता है तो दशमलव में 0.5 होता है। अब ये 27% तो दे रखा है, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब 2/7 को बदलेंगे, गुणा 100। अब मैं नीचे 100 नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाला 100 मैं सीधे यहाँ ले गया। लेकिन ये बेटे कटेगा नहीं, देखो ये कटेगा नहीं, ये 200/7 हुआ जी। अब 7 का हम भाग देंगे 200 में, तो 7 दूनी 14। अब 6 बचा 60 हुआ, तो 7 7 50 7 8 56 7 8 56। अब यहाँ 60 हुआ तो 4 बचा, तो यहाँ दशमलव रखेंगे, 4 के आगे 0 हुआ तो 7 21 7 7 5 35। चलो अभी हम केवल इतना ही कर रहे हैं, 28.5 तक कर रहे हैं। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, हमें तो केवल छोटा बड़ा बताना है ना। तो हमें पता चल गया 25% सबसे कम है। दूसरे नंबर पर यहाँ 27% है, तो तीसरे नंबर पर 28% होगा। ठीक है ना, इतना बहुत। मतलब यहाँ आपने 7 का भाग 200 में अलग पे भी दे सकते हैं, जिसको ऐसा भाग देना नहीं आता वो 200 में 7 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। यस सर। ठीक है ना। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.235 गुणा 100/100 करेंगे भाई। जब इसमें गुणा 100 ये नीचे वाला कहाँ चला गया? प्रतिशत। अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 0 लगेंगे, 2 3 5 और 2 0 और। अब दशमलव कितने अंकों के पीछे लगेगा? 3। 1 2 3, तो यहाँ देखो 23.5 हुआ, क्योंकि ये आगे 2 0 एक कट गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ 6/25 भी है, 6/25 गुणा 100 हाँ वेरी गुड, गुणा 100
गुणा 100 तो नीचे वाला 100% के निशान में चला गया चले जाएगा और ऊपर देखो 25 काटेगा तो 25 कम 25 25 चको 25 चकू 100 तो 6 चको 24 देखो ये 24% हो गया जी। अब देखो इसमें यहाँ सबसे पहला हुआ 25%। जी यहाँ दूसरा 27% इन्होंने लिखा था जी। फिर हो गया 28.5% और ये वाला 23.5%। तो इसमें क्योंकि इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा क्या है इसमें 23 23 है 23.5% सबसे छोटा है तो इसका मान क्या है 0.235 है भाई सबसे छोटा। तो इसका मतलब ये वाला देखो सबसे छोटा 0.235 उसके 23.5 के बाद आता है इसको 23.5 बोलते हैं तो उसके बाद 24% होगा कि नहीं 6/25 तो देखो दूसरे नंबर पे 6/25 24 के बाद आएगा 25% 25% 1/4 देखो 1/4 उसके बाद 25 के बाद 87% होगा तो देखो 27% और सबसे बड़ा 28.5% तो 2/7 से बना है 2/7 कुछ समझ में आया आप लोगों के नहीं? यस सर। एक दशमलव वाला है 0.0130 0.130 0.30 13.0 तथा 130.0 का योग। तो इसको लिखने का तरीका होता है दशमलव के नीचे ठीक दशमलव जी। अब देखो यहाँ 0.130 है तो यहाँ दशमलव यहाँ 0 0 फिर ये वाला है 1.30 तो दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ बाईं तरफ 1 है और यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। ये दशमलव के बाद दाहिनी तरफ का जो दशमलव के बाद का है 10वां होता है और दूसरा वाला 100वां होता है तीसरा वाला 1000वां होता है। तो यहाँ 13.0 है तो यहाँ देखो दशमलव में 0 और 13 का यहाँ इकाई में 3 और दाई में कोई नहीं है यहाँ ऊपर तो ये अलग से लिखा जाए। वैसे 130.0 है तो यहाँ दशमलव यहाँ 10वां हिस्सा 0 और यहाँ 0 यहाँ दहाई में 3 और सैकड़ा में 1। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो 3 और 3 और 1 4 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 और ये 1 144.443 हुआ जी। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो ये आयत है जी। कि देखो ये x है माने इसकी चौड़ाई जो है x है ये चौड़ाई है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी पहले तो 3 3 और 1 10/3 है तो 10/3 x लंबाई हो जाएगी जी। अब इसका क्योंकि इसका परिमाप 130 है तो इनका मतलब चारों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप 1 2 3 चारों 2 3 4 तो चारों भुजाओं का जोड़ेंगे तो पहले एक x जुड़ेगा दूसरा x जुड़ेगा दोनों चौड़ाई हो गई। अब धन करके 10/3 x और फिर धन करके x बराबर 130। अब हम क्या करेंगे तो इनके नीचे 3 है तो यहाँ इसके नीचे 1 है इसके नीचे भी 1 है। देखो भिन्नों के जोड़ में पहले हर बराबर करते हैं कि नहीं तो ये क्योंकि ये सब चारों जोड़ने हमने तो इसको गुणा 3 करेंगे तो ऊपर भी गुणा 3 होगा यहाँ भी गुणा 3 होगा यहाँ भी गुणा 3 तो जब ये 3 से गुणा होगा तो देखो ये 3x हो गया भाई x ये 10x ये हो गया 10x ये हो गया तो ये जोड़ना है 10 और 10 20 और 3 23 और 3 26 तो ये 26x हो गया भाई 26x/3 हो गया सबके नीचे 3 आ गया बराबर 130। तो x बराबर क्या होगा 130 गुणा 3/26 होगा कि नहीं होगा जी। 13 दूनी 26 13 कम 13 और फिर 2 से कट रहा है 2 1 2 2 5 तो इसकी चौड़ाई 15 हो गई 10/3 है ना तो 15 का जी। तो 3 5 15 यानी 50 हो गई भाई 50 लिखा यहाँ वर्ग मीटर 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई हो गई 15 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हाँ लंबाई गुणा चौड़ाई तो लंबाई 50 गुणा 15 तो 15 5 75 हो गया जी। इसके आगे 0 तो 750 वर्ग मीटर है। नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है। इसमें देखो 3 आयत हैं 1
2 और एक छोटा आयत है, ठीक है ना जी। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल जो है आयत के अंदर दिखाया गया है। तो देखो अब हमें जो है अब ये बताना है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है ए बी 8 सेंटीमीटर। तो हमने बी सी की लंबाई बतानी है, बी और सी। बी का है, ये बी है और ये सी है। अब क्योंकि अब पहले हम जो है पूरे का देखिए, क्योंकि हम पहले इसकी लंबाई ऐसे में ज्ञात करेंगे, ये चौड़ाई, क्योंकि तभी तो पता चलेगा आगे का। इसकी लंबाई इसका क्षेत्रफल 48 है, तो इसकी पूरे की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? 48 और 16 पहले हमें जोड़ना पड़ेगा, तो पूरा देखेंगे, क्योंकि ये पूरा आयत यहाँ से यहाँ तक जो पूरा आयत है इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोनों का मतलब। तो 48 और 16 कितना होता है? 8 से 14 का 4 हासिल 1 और 64 हो गया। इसका मतलब 64 में हम किसका भाग देंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो क्योंकि इसकी लंबाई 8 है तो चौड़ाई क्या आती है, तो 8 से तो डिवाइड करेंगे तो अब चौड़ाई क्या होगी? तो 8 इसका मतलब ये ऐसे में 8 है भाई, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं जी? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये और ये जी है कि नहीं है? अब देखो ये 8 हो गए, तो अब ये बी सी की बतानी, इसकी चौड़ाई बतानी, मतलब ये वाला जो आयत है इसकी लंबाई जब 8 हो गई तो चौड़ाई तो बतानी है जी। तो क्षेत्रफल 32 है, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे बताओ? 8 का भाग 32 में देंगे, तो 8 चौको 32 का मान 4 हो गया भाई जी। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर आप लोग इसकी जांच करना चाहते हैं तो देखो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका मान 4 सेंटीमीटर निकला, यहाँ निकला था 8 सेंटीमीटर जी। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो ये 8 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 12 हो गया। तो पूरे तीनों आयतों का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ 12 लंबाई हो गई और गुणा 8, तो 12 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर, इसका देखो 96 आता है कि नहीं? 48 इसका है, 16 इसका है, अब 32 इसका है, इन तीनों को जोड़ो, 6 2 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 4 1 5 3 8 1 9 देखो 96 जी। हमारा सही। एक विद्यार्थी ने 2 से 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की, उसकी प्रति घंटा 4। तो यहाँ समय देखो, समय कितना है इसको हम उसमें लिख देंगे, इसका सही हटा करके विषम भिन्न में बनाओ, तो 4 तो नहीं 8 कितना बना बताओ? 9/4 घंटे, घंटे मतलब आवर, और ये दूरी दे रखी 18 किलोमीटर जी, 18 किलोमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रति घंटा चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होगा बता सकता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 18 अब बटे समय, समय हो गया 9/4। तो इसको कैसे लिखते हैं? 9 नीचे और 4 जो ऊपर, तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। देखो यदि 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अथवा लिखा है बेटा, अथवा का मतलब है या तो 20 आदमी उतना ही काम करते हैं जितने 25 स्त्रियां करते हैं जी। तो सबसे पहले 20 पुरुष बराबर हो गया 25 स्त्रियां जी। या तो सीधा ये करो, एक तरफ पुरुष लिख दो एक तरफ स्त्री लिख दो, इसकी आसान हो जाएगा जी। तो 20 पुरुषों के बराबर कितनी स्त्रियां काम करती हैं? 25। 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 16 पुरुष तथा, अब यहाँ तथा लिखा है, मतलब यहाँ पुरुष भी और स्त्रियां भी मिलके काम कर रहे हैं जी। तो या तो हम इनका पुरुष बना देंगे सब स्त्रियों का, या तो सब 16 पुरुष का स्त्रियों में ही मिला देंगे जी। हम ये ज्ञात करेंगे ना कि 20 महिलाओं के बराबर कितने पुरुष काम करते हैं, या तो हम ये ज्ञात करेंगे कि 16 पुरुषों के बराबर कितनी महिलाएं काम करती हैं जी। तो क्योंकि आप 20 पुरुषों के बराबर 25 महिलाएं काम करते हैं, तो 16 पुरुषों के बराबर x महिलाएं। यहाँ तीर का निशान एक ही तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पुरुष बढ़ रहे हैं तो पुरुष घट रहे हैं, तो यहाँ महिलाओं की संख्या भी घटेगी। तो इसका मतलब x/25 बराबर 16/20, और यहाँ x का 25 को 75 सीधे यहाँ कर दिया। तो देखो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, 5 5 5 25 महिलाएं भाई
यानी 20 ये महिलाएं। 16 पुरुष के बराबर जो है 20 महिलाएं काम करेंगी और 20 स्त्रियां ये और हैं। तो ये 20 और 20 जोड़ दो, 20 तो ये 16 पुरुष के बराबर हो गए, 20 और हैं तो अब कितनी हो गई? 40 महिलाएं। इसको ध्यान से देखो, ऐसे सवाल आता है। 40 अब 40 स्त्रियां हो गई, तो अब हमने सीधा करना है, एक तरफ पुरुष लिखो और एक तरफ दिन। तो पहले कितनी स्त्रियां कर रही थी? 25 स्त्रियां। अब पुरुष ने लेना 25 स्त्रियां। 25 स्त्रियां कर रही थी 20 दिन में, अब हो गई 40 स्त्रियां। जी। तो x दिन। अब यहाँ x की तरफ तीर, इसका तीर उल्टा। उल्टा क्यों लगता है, कोई बता सकता है? क्योंकि जब स्त्रियां बढ़ेंगी तो दिन घटेंगे। वेरी गुड, क्योंकि स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है तो दिन काम जल्दी होगा ना। यहाँ इसका संबंध उल्टा होता है, तो इसलिए यहाँ तीर उल्टा लगता है। तो ये हो गया x बटे 20 बराबर, तो ये 25 बटे 40 होगा भाई। 40 बटे 25 मत लिखना, और ये 20 का पक्षांतर करके मैंने सीधा यहाँ ले गया 20। अब देखो ये 0 से तो 0 कटा, 2 1 2 2 1 कम 2 2 2 4। अब ये 25 बटे 2 दिन आए बे भाई। तो 25 बटे 2 दिन का मतलब होता है 2 का भाग हम 25 में देंगे तो 12.5 आएगा। आप लोग करते रहना, क्योंकि वैसे मोटा मोटा हिसाब लगा लो। 20 का आधा 10 होता है, 22 का आधा 11 होता है, और 24 का आधा 12 होता है, और 26 का आधा 13 होता है, तो 25 का आधा 12.5 होता है। यानी 12 से तुम भाग देके देख लेना, 12.5 ही आएगा। देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन। तो आयतन तो बहुत सरल होता है। आयतन बराबर क्या होता है? वेरी गुड। तो 20 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो 10 गुणा 8। तो देखो भाई 20 दशमलव तो 200 हो गया, 2 8 16 हो गया, तो 200। ये सीधा करो तो 8 कम 8 8 में 16, और ये 2 0 1 20 का 0 1 10 का 0, तो 1600 घन में आता है घन सेंटीमीटर। जैसे क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है, वैसे ये घन सेंटीमीटर में आता है। एक दुकानदार कापियां ₹15 प्रति कॉपी, किंतु 5 के एक पैकेट को ₹65 में बेचता है। एक व्यक्ति ने 18 कॉपियां खरीदी, उसे अपनी खरीद के लिए क्या राशि देनी होगी? एक कॉपी लेंगे तो कितने रुपए की पड़ेगी? 15 रुपए की। 15 रुपए की। अच्छा 5 का पैकेट लेंगे तो 65 में। जी। 5 का पैकेट कितने में? 65। अब वैसे 5 अलग अलग कॉपी लेंगे तो ये 15 75 की होंगी कि नहीं होंगी? जी। लेकिन जब ज्यादा कॉपियां लो तो सस्ती पड़ रही है भाई। तो एक आदमी ने आप लोगों ने 18 कॉपी खरीदनी है, तो कैसे खरीदेंगे बताओ? चल मेरा तो उत्तर आ गया। आप नहीं बताओ, मुझे भी बताओ उत्तर आ गया तो। पहले 65 गुणा 3 करेंगे। हाँ, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले ये पता करेंगे कि 18 कॉपी में बंडल कितने लेने हैं। तो क्योंकि 5 के बंडल है तो 5 के 15, 5 को 20, 4 बंडल ले लेंगे, बल्कि 3 बंडल लेंगे। जी। तो 3 बंडल की कीमत, एक बंडल 65 रुपए का है, तो 3 बंडल कितने के होंगे? 195 रुपए के। और तब और 3 कॉपियां अलग अलग लेंगे। जी। एक कॉपी 15 रुपए की है, तो 3 कॉपियां 45 रुपए। अब देखो हमने कितने देने उसको? 240 रुपए देने। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया तथा मंगलवार को शेष बचे भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। इसको पहले ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ शेष बचे भाग का जी। पुस्तक देखो 1 है, तो एक पुस्तक का इसने पढ़ा 2/7 भाग पहले दिन, तो 2/7 को 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से कैसे घटाएंगे? 1/1 हो गया, तो नीचे का बराबर करने के लिए गुणा 7 होगा। तो 7 में से 2 गया, यानी 5, और नीचे 7 ही रहेगा। मतलब जब 2/7, वैसे एक पुस्तक के हमने 7 टुकड़े किए, 2 भाग पढ़ लिए, तो 5 ही भाग तो छूटे। तो 5/7 भाग शेष बच गया भाई पहले दिन। तो फिर शेष का जो है 7/15 पड़ा, तो शेष था 5/7, तो का मैंने गुणा 7/15 पड़ा। तो कितना पड़े? 7 तो कट गया, 5 कम 5, अब 5 या 15 1/3 भाग जो है दूसरे दिन पड़ा भाई। जी। ठीक है।
उसके पास पढ़ने के लिए अभी 192 पेज बचे हुए हैं। तो हमने पहले ये देखेंगे कुल कितना पढ़ लिया भाई इसने, कुल पढ़ा। तो पहले दिन पढ़ा 2/7 जी 2/7 और धन दूसरे दिन पढ़ा 1/3 भाग। तो देखो 7 या 21 हो गए नीचे, और यहाँ 3 दूनी 6 और 7 कम 7, तो 7 और 6 13 भाग पढ़ लिया भाई इसने जी। तो अब शेष भाग बचा कितना, तो इसको अगर हम, क्योंकि 13/21 इसको सीधा पूरे में से 21 भाग के ना पूरे बुक के, तो 21 में से 13 भाग पढ़ लिए तो कितने भाग बचे, अब 21 में से 13 घटा दो 8 भाग बचे। तो शेष भाग 8/21 बचा कि नहीं, आप लोग एक में से ऐसे ही घटाएं ना, 1/1 में से 13/21 घटाएंगे तो यहाँ देखो नीचे 21 बनाने के लिए 21 बनाना पड़ेगा कि नहीं, 21 से गुणा, तो यहाँ 21 में से 13 गया तो 8 ही बचा, 8/21 भाग। तो 8/21 किसके बराबर है, इसके बराबर है भाई। क्या आप ऐसा करेंगे, x का 8/21 किसके, क्योंकि जो शेष बचे पढ़ने यहीं से सॉल्व होगा, 192 के बराबर है। जो शेष बचे हैं पढ़ने के लिए पढ़ने तो ये नहीं, वो 8/21 भाग है जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 192 बटे गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 21 बटे 8 कम 8, 8 दूनी 16, 3 32 हुआ, 8 चौको 32, यहाँ 24 गुणा 21 आया भाई, 21 चौको 84 का 4 हासिल 8, 21 गुणा 42 8 50। तो पुस्तक में जो 504 पेज थे भाई। निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो ये सामाजिक विज्ञान है, ये विज्ञान में है, यहाँ जो है विभिन्न विषयों में प्राप्तांक है, बच्चों के नंबर हैं, यहाँ विषय है, किस विषय में विद्यार्थी के अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे अधिक अंक किस में आए बच्चे के, जो सबसे लंबा विज्ञान है, तो ये तो बहुत सरल है विज्ञान में जी। एक गराज में सोमवार से शुक्रवार तक धुलाई तथा रिपेयर के लिए जितनी कारें आई, गराज बोलते हैं जहाँ कारों की धुलाई होती है और रिपेयर होते हैं, कारों का काम होता है जी। ठीक है ना। आगे दिए तो ये चार्ट में दिया गया है, और यहाँ नीचे देखो जहाँ ये एक कार का चित्र जो है 100 कारों को दर्शाता है भाई, तो सोमवार को देखो 200 कार हो गई जी। मंगलवार को 400, बुधवार को 500, गुरुवार को 600 और शुक्रवार को 600। तो गुरुवार को जो कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई उनकी संख्या है, तो तुमने गुरुवार की संख्या बताने, तो देखो 300 है भाई। 300। निम्नलिखित चार्ट एक फार्म वर्ष के पहले 5 महीनों में उत्पादित अंडों की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ जनवरी में देखो 596 अंडे, फरवरी में 422, मार्च में इतने, अप्रैल मई में इतने। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपने ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो मार्च में उत्पादित अंडों की संख्या मई से कम थी, तो मार्च में देखो कितने हैं 587, अब मई में 516, तो कम है कि नहीं है, मई से कम थी बल। देन मार्च में उत्पादित अंडों की संख्या मई से कम थी, ये मार्च के हैं, ये मई के हैं, तो मई के हैं कम की ज्यादा। बताओ ये सही है कि गलत है, तुम सोच के बताओ। गलत है। गलत है, गलत, कम नहीं थी ठीक है ना। अप्रैल में उत्पादित अंडों की संख्या, तो देखो अप्रैल में कितने हैं, अप्रैल में 490, 490 ये अप्रैल में। फरवरी से कम थी, तो फरवरी में कितने हैं 422, तो ये फरवरी से कम है अप्रैल में। क्या ये सही है? नहीं। दूसरा देखो जनवरी में उत्पादित अंडों की संख्या, तो जनवरी में देखो 596 है जी। मार्च से कम थी, तो मार्च में कितने 587, तो ये भी गलत है। तो मई में उत्पादित अंडों की संख्या मार्च में से कम थी, तो मई में 516 और मार्च में ये है 587,
तो है ना कम, तो ये सही है। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग। प्रथम 7 गुणज कैसे? 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 क्या है? 21, 7 5 35, 7 36, 7 7 50, 7 गुणा बताने में तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। देखो 9 2 11 5 196 हो गए भाई। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? मैंने बताया था, जो दो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मौसा, जैसे दो अभाज्य संख्याएं जो है 2 और 3 है, तो मौसा कितना होगा इसका? 1 होता है ना भाई। जैसे 3 और 5 है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? केवल एक ही का तो जाएगा दो अभाज्य संख्याओं में, और भाग किसका जाता है? 1 होता है। 105 तथा 240 का लॉस कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो पहले 5 का भी दे सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 40, 5 8 40। अब देखो अब किसका जा रहा है? 8 4 12, 3 का भी जा रहा है। देखो 3 7 21, 3 एकम 3 18, 3 छक्का 18, 3 छक्के 18। अब 7 में तो 7 का ही जाएगा, 2 का जा रहा है 16 में, 2 8 16, 16, 2 का 2 चक्कू 8, 8 2 दूनी। हाँ अब देखो 2 दूनी 4, अब 7। 4। अब ये देखो ये 2 में 2 का ही जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणा 2, इनको गुणा कर देंगे 2, इसका गुणा 7, 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, या तो यहाँ से करो गुणा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 60, 60 दूनी 120, और 120 का गुणा 2 से करो तो 240, और 240 का गुणा भी 7 भी है ना, तो गुणा 7 से करेंगे। 7 चौको 28 का 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 भाई। इन सब का गुणा करेंगे कि नहीं? 5 का 3 का 2 का 2 का 2 का, ये 7 का 2, ये भी तो अभाज्य संख्या है। 7 में 7 का ही जाएगा, 2 में 2 का ही जाएगा, तो ये बिल्कुल दाहिनी तरफ आ जाएंगे, बाईं तरफ। पुस्तकों के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का कुल भार 12 किलोग्राम है, तो दूसरे बंडल का भार, देखो ये 3 बंडल है भाई, 1 बंडल, 2 बंडल और 3 बंडल। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, यानी इसका भार अगर x है तो इसका x माइनस 3 है। समझ रहे हो ना? 3 किलोग्राम कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है, तो दूसरे बंडल से इसका भार जो है x धन 3 है, मतलब 3 किलोग्राम अधिक। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का कुल भार 12 है, इसका भार 12 है, तो हम देखेंगे, इसको जोड़ देंगे हम, x ऋण 3 धन x धन 3 बराबर 12। ये x धन 3, इसको हम क्या करेंगे? देखो x तो जुड़ गया, x धन x, यहाँ ऋण 3 है, यहाँ धन 3 है, तो ये धन 3 में से ऋण 3 घटेगा तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब x माने तो 2x बराबर 12 हो गया सीधे। x बराबर 12 बटे 2 होगा कि नहीं? यानी 6, 2 का भाग 6, x बराबर 6 हो गया। तो इसका पहले वाले का देखो 6 में से 3 गया तो 3 ही है, और इसका 6 में से 3 और तो 9 हो गया भाई। तो अब किसका बताना है? तो दूसरे बंडल का भार, तो x का मान 6 आया तो दूसरे का भार 6 ही होगा भाई। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? भुजा गुणा भुजा होता है कि नहीं? तो 4.5 गुणा 4.5, और इसको गुणा करो, 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22। अब 4 पंजे 20 का 0, 4 चौको 16, 2 18, 5 2 8 2 10 का 0। ये अब इसको दशमलव जो है 1 और 1 2 अंकों के पीछे, तो 20.25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गुणन, इसका गुणा बताना है भाई जी, इकाई का अंक बताना, केवल इकाई। तो जब इकाई का अंक बताना तो हम क्या करते हैं? इकाई का गुणा करते हैं, 1 का गुणा 0 से करेंगे,
जीरो। फिर जीरो को गुणा 3 से करेंगे तो जीरो ही होगा भाई। जीरो को गुणा 7 से करेंगे जीरो, जीरो को गुणा 2 से करेंगे तो जीरो ही होगा। इसका सरलीकरण में मान निकट लगभग बताना है। तो लगभग में देखो जब 3.2 है तो मैंने बोला यार दशमलव में अगर 5 से कम होगा तो पहले वाला केवल 3 ही रहेगा भाई। 8.1 है तो इसका मान कितना रहेगा? केवल 8 ही रहेगा। धन 3185 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें भागा है तो 4.95 है बेटा। तो क्योंकि यार दशमलव में 5 से बड़ा है तो ये 5 हो जाएगा सीधा 4.95। जी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 5 का भाग देंगे 3185। 5 31, 1 18, 5 यहाँ 15, 3 35 हुआ, 5 तो 35, तो ये 637 आ गए भाई। और इसको भी गुणा कर दो 8 या 24। इसको जोड़ना है तो यहाँ 24 में यहाँ लिख दे ये वाला 7 4 11 का 1 हासिल 1 5 3 तो 5 है 6। अच्छा 661। अब देखो यहाँ 661 नहीं है तो 660 तो ये सबसे नजदीक है, इसमें 660 है ना जी। यदि 42 भागा 7 बराबर 6 तो क्योंकि 6 से दबाया तो इसमें हाँ तो इसका भाग देना है। तो इसका मतलब देखो हम तुम सीधा विधिवत भाग दे सकते हैं इसमें। तो भाग देने का मतलब मैंने बोला था 4.2 है, इसके नीचे जो है 0.007 है। तो इसमें इसका दशमलव हटाने के लिए देखो इसमें 3 अंकों के पीछे दशमलव है तो कितने से गुणा करेंगे? ऊपर भी 1000 से गुणा। तो ऊपर से जब 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, 7 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब ऊपर देखो 1 अंक के पीछे दशमलव है, 1 अंक के पीछे दशमलव कट गया। नीचे 3 अंक के पीछे दशमलव 1 2 3 यहाँ लगेगा तो कट गया। अब 7 का भाग हम देंगे 4200 में, तो 7 का 42। अब ये 2 जीरो में 2 जीरो से यहाँ चले जाएंगे क्योंकि इसमें 2 बार भाग देना पड़ेगा तो 6 आएगा 7 के 42 और 2 जीरो। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है। देखो छात्रों का 10%, विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात। तो एक विद्यालय में मानो छात्रों की संख्या 10 हो ही है भाई टोटल। छात्रों की संख्या का 10% मान, अच्छा छात्र छात्री मानते हैं हम, छात्र जो है 100 है। तो इसकी संख्या 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा कि नहीं जी? तो कट गया तो 10 होगा। तो 10 संख्या कितने? 1/4 छात्राओं के 1/4 है। तो छात्रों का मतलब लड़कियां अगर x है तो x का 1/4 यानी 1/4 10 के बराबर है भाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 4/1 4 40 जी। मतलब अगर छात्रों का 10% 10 है तो लड़कियां 40 है। देखिए यहाँ पे छात्र हो गए 100 और छात्राएं हो गई 40। तो हम इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? 100/40 या 100/40 आप लिख दो, और इसको अगर हम काटेंगे तो इनका अनुपात हो जाएगा 5:2। एक साइकिल 5,960 पर 15% के लाभ पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बोला था? माना क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ देख तो यहाँ 15% का लाभ हुआ तो फिर क्रय मूल्य उस हिसाब से क्या होना चाहिए था? 115। तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था? वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? इसको लिख देते हैं 100/115। अब गुणा क्रय मूल्य देगा 5,980। अब इसको हम काटेंगे तो देखो 115 में पहले 5 का भाग दो तो 5×10 15 5 15 23। अब यहाँ देखो 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 कम 5 5 कम 5 4 48 हुआ, 5 9 45 3 30 हुआ, 5 31 इतना हुआ। अब देखो 23 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं? 11 96। तो 5 15 का 5 हासिल 1 5 10 11 115 हुआ भाई जी। यहाँ 9 में से 5 गए 4 46 हुआ तो 23 दूनी 46 52 बार। तो 23 से कम 23 सर इसको काट के आया 52।
52 52 गुणा 100 हुआ तो 5200 बराबर आएगा। जी तो क्रय मूल्य जो है 5200 रुपए था। 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है साधारण वार्षिक ब्याज की दर। दर ज्ञात क्योंकि राशि नहीं दे रखी है, तो माना राशि 100 रुपए थी भाई, जी तो दुगनी हो गई यानी 100 का 200 हो गई। जी तो 200 तो मिश्र धन है ना, जी तो ब्याज कितना मिला इसमें? ब्याज मिला 100 ही रुपए। 200 में से 100 तो ब्याज 100 ही तो मिला। और जी। समय इसमें दे रखा है, समय 10 वर्ष है। 10 वर्ष अब दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? मूलधन, वही फॉर्मूला लगाते हैं। जी मूलधन 100 मूलधन रुपए गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, गुणा समय 10 बटे 100 बराबर ये कितना? ब्याज 100 ही मिला। तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर ये आगे वाला 100 यही रहता है 100, और ये पीछे वाला जो 100 गुणा 10 है ये तो जाएगा नीचे, नीचे जो नीचे वाला 100 है ये जाएगा ऊपर। ऊपर तो देखो 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 10 ही प्रतिशत आ गया। 10% कितने आ गए? 10%। तो इस तरह से ये गणित के सवाल पूरे हो गए। पूरे हो गए। ओके बाय।